अच्छा, hey guys, what's up? Listen, we are officially starting off with astrophysics and cosmology. सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो stars हैं, they are very very far away. In fact, million billion light years away, दूर है. हमारे पास कोई ज़्यादा means नहीं है इनको study करने के लिए. The only thing that we receive from the stars are electromagnetic radiation. अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज भी हो सकता है, विजिबल लाइट भी हो सकती है. इसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन से वी कैन मेजर वेरियस स्टेलर प्रॉपर्टीज. अब जो स्टेलर प्रॉपर्टीज है वो ये है, टेम्परेचर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसमें से कितनी उसमें से लाइट निकल रही, ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं स्टेलर प्रॉपर्टी से. एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द स्टार या गैलेक्सी. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास स्टार्स है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स. अब सबसे जो चीजें हैं, जो आपके पास जो फिनोमेना है, एक होता है मेन सीक्वेंस स्टार. जैसे आपका सन है, ये मेन सीक्वेंस स्टार है. उसके बाद हमेशा उसके बाद स्टेबल बिहेवियर खत्म होना स्टार्ट होता है. फिर रेड जायंट भी होता है. रेड जायंट वो वाला होता है जब आपका फाइनल स्टेजेस में स्टार कोलैप्स करने वाला होता है, वो वाला स्टेज होता है. फिर उसके बाद अगर जो हमारा जो सितारा है, ये आखिरी स्टेज में जब ये पूरा का पूरा जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इम्प्लोजन होगी, जब ये पूरा कंप्रेस होकर फटेगा, इसका आउटर शेल निकल जाएगा, तो फिर ये वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके बाद इवेंचुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ विच इज़ अ पीस ऑफ कार्बन इन स्पेस. वो बात की बात है. लेकिन हमारे पास कुछ स्टार्स की क्लासिफिकेशंस हैं जो कि मैंने सिर्फ कुछ लिखा है था. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस इन द फ्यूचर. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टार्स आर सो फार अवे वी कैन नॉट सेंड प्रोब्स टू देम. हम लोग अपने सन तक नहीं पहुंच सकते, तो आप तो दूसरे स्टार्स की बात कर रहे हो, दूसरी गैलेक्सीज की बात कर रहे हो. प्रोब्स भी नहीं पहुंच सकते, इतने दूर है हमारे पास सितारे हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब वो चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस फ्रॉम स्टार्स कैन टेल अस देयर टेम्परेचर. क्योंकि हम लोग उसमें देख सकते हैं, उसमें जो लाइट निकल रही होती है उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर एसोसिएट कर सकते हैं. हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन पता है कैसे पता चलती है? जो हमारे पास इसका जो वो आता है ना, लाइन एब्जॉर्प्शन या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम आता है, उसके थ्रू हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उधर क्या चीज़ थी. ये भी हो गया. स्पीड ऑफ मूवमेंट भी पता कर सकते हैं, वो बेसिकली रेड शिफ्ट के थ्रू हम लोग पता करते हैं. अप्रोक्सीमेट एज भी पता कर सकते हैं कि भाई सितारे की एज कितनी है, साइज कितना है, एंड मच मच मोर, ओनली यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस, जो कि हमारे पास मिलियन ट्रिलियन गजीलियन ईयर्स के बाद हमारे पास पहुंच रही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जो कि अभी प्रेजेंटली जो है, जो आ रही भी होगी, वो पास से आ रही होगी. ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ठीक है, लिख लो इसको. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी दिस. उसके बाद हमारे पास एक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी क्या है? सबसे पहले ज़रा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था कि ब्लैक बॉडीज आर एक्सेलेंट एब्जॉर्बर्स एंड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन. ऐसे ही होता है. अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है वो इस तरीके की होगी. एक आइडिया है, एक जनरल आइडिया है कि इसके अंदर अगर मेरे पास ईएम रेडिएशन एंटर हुई एक होल से, जस्ट अ कॉन्सेप्ट, वो कभी भी बाहर स्केप नहीं कर पाएगी. वो हिलती रहेगी लेकिन स्केप नहीं कर पाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. लेकिन एक चीज़, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अ ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो अ परफेक्ट एमिटर. और हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं कि जो हमारे सितारे हैं, दीज आर एक्टिंग लाइक ब्लैक बॉडीज, सो दे आर परफेक्ट एमिटर्स ऑफ ईएम रेडिएशन. कॉपी दिस. अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस डू टेंड टू emit EM रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएटर इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट एमिटर एज वेल. और हम लोग यही कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसमें सारी रेंज ऑफ जो आपके पास EM स्पेक्ट्रम की कंप्लीट रेंज निकलती है, लेकिन कुछ रीजन की जो वेवलेंथ्स होती है वो कुछ ज़्यादा ही निकलती है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इटसेल्फ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर?
कॉपी दिस, लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी का इन शॉर्ट इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनोसिटी इज द टोटल पावर आउटपुट ऑफ अ स्टार। अब जाहिर सी बात है, स्टार 3 डायमेंशनल शेप का होता है। अगर स्फेरिकल स्टार है तो उसकी लुमिनोसिटी निकालना, टोटल पावर आउटपुट निकालना इज अ वेरी चैलेंजिंग फीट। सही है, जाहिर सी बात है, इवन अगर हमारा सन भी है, अगर मेरे पास सन भी है, कहीं पे हमारे पास आउटपुट ज्यादा होगा, सपोज करो इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं। तो ये चीज निकालना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, टोटल लुमिनोसिटी। ठीक है, विच इज द टोटल पावर आउटपुट। यहां तक क्लियर है? प्लीज टेल मी। लुमिनोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट साइज। जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लुमिनोसिटी होगी, एंड ऑल्सो इट्स टेम्परेचर एज वेल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ नजर आ रहा है। लुक एट दिस ग्राफ एंड आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस ग्राफ फर्स्ट। ये जो एक ग्राफ है आप बना लो आपके सामने। आप एक चीज नोटिस करो, एक मिनट, एक चीज नोटिस करना। मेरे पास जो रेड वाली जो लाइन बनी हुई है, रेड वाला जो लाइन बनी हुई है, उसका टेम्परेचर उस सितारे का ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो टोटल जो एनर्जी आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है। कैन यू सी दैट? यानी मोर लुमिनस। इज दैट क्लियर? और एक और चीज भी नोटिस करो कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेरे पास जो पीक वेवलेंथ है, जो पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है, वो और लेफ्ट पर शिफ्ट होती जाती है, यानी ब्लूअर साइड पे शिफ्ट होती जाती है। इज दैट क्लियर? ये आप इसमें से ट्रेंड जो है लिखो और इसका ट्रेंड भी आप खुद बनाओ। ओके, लुकिंग एट दिस ग्राफ, there are some critical inferences. We can see at a higher temperature the total energy output tends to increase. एक तो ये चीज है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो वेवलेंथ होगी, जो मोस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा इमिट हो रही होगी, वो शॉर्टर होती चली जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यू कैन सी दैट ये वाले कर्व का जो ये वाली जो लाइन आ रही है वो हमारे पास शॉर्टर साइड पर है, यानी ब्लूअर साइड पर है, यानी वायलेट की तरफ ज्यादा है। गॉट इट? फिर मैंने ये भी लिखा है, a perfect black body will emit energy across the entire EM spectrum। जैसे हमारे पास यहां पर EM स्पेक्ट्रम, अभी तो यहां पे हमने सिर्फ हमने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की है, लेकिन परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी होती है वो उसके अंदर एक्सरेज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। पहले आप ये चीज कॉपी कर लो यहां से लेकर यहां तक, फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस टेल्स अस दैट द आउटपुट पावर फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया एंड द फोर्थ पावर ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर विच इज इन केल्विन्स। यानी हमारे पास फाइनल फॉर्म जो इसका आता है, लुमिनोसिटी इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी रेज़ टू पावर 4। उसके बाद अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाता हूं तो मेरे पास एक स्टीफन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू ये है। बी केयरफुल, इस पर पावर 4 लगा हुआ है और टेम्परेचर इज इन थर्मोडायनेमिक स्केल, दैट मीन्स इट शुड बी इन केल्विन। ये सिग्मा बेटे, सिग्मा है, क्या हो गया? ठीक है, कॉपी दिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इधर देखो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई स्क्वायर। सो फाइनली ये वाला जो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ है, इसके अंदर हम एरिया की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Can we do that? सही है। अब आप एक काम करो, यूजिंग दिस ये वाला सवाल खुद अटेम्प्ट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फॉर्मूला, फिर सिंस वी आर रेफरिंग टू द रेडियस इटसेल्फ,
The cross sectional area was, the cross section बोला, the surface area was not given. We can find it out easily because the radius is given. We did that. Temperature हमारे पास केल्विन में given है. इसको डालने के बाद मेरे पास luminosity की वैल्यू ये आ रही है वॉट्स के अंदर. सही है, यहाँ तक तो हो गया. चलो, नो चिल पार्ट. फिर ये मुझे बोलता है, इसी का ही कंटिन्यूएशन है, what would be the surface temperature of a star of radius this with the same luminosity as the sun? Do it yourself. ये इसी सवाल के साथ कनेक्टेड पार्ट है, इसका पार्ट बी है, ये मुश्किल है. बेटे इधर देख लो, what would be the surface temperature of the star of radius this, इस पर radius इसने चेंज किया with the same luminosity as the sun, यानी luminosity मेरे पास इसने कांस्टेंट रखी हुई है. So how about this? मैंने लिखा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, since L is same, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि this is equal to constant. लिख सकते हैं. अगर ये चीज कांस्टेंट है तो मेरे पास इसमें 4 पाई और ये भी कांस्टेंट है, तो सब चीजें मेरे पास कांस्टेंट हो गई, तो सिर्फ आर स्क्वायर T4 बचा. यानी मैं एक काम कर सकता हूं, आर स्क्वायर इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूं. लिख सकते हैं. पिछले वाले केस में से, जो मैंने पिछला वाला केस किया था, उसमें रेडियस मेरे पास गिवन था, उसका स्क्वायर किया. मैंने टेम्परेचर भी गिवन था, वो भी निकाल लिया जो पहले वाला था. मैंने बस सिर्फ वो ही कर रहा हूं, रेशियो लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं. कैन यू सी दैट? सिमिलरली इस बार मेरे पास रेडियस डिफरेंट है, उसका स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर न्यू का 4. जब मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की तो मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू ये आ रही है. किसकी ये सेम वैल्यू आ रही थी? सही है. सो दिस इज हाउ यू डू इट. वेल, आपके पास चॉइस है. आप वही लुमिनोसिटी की वैल्यू दोबारा से पूरी डाल के भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला कि यार जब रेशियो बन रहे हैं तो रेशियो से कर लो. इट्स योर चॉइस. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, आगे चलते हैं. फिर हमारे पास आता है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. आप ये पहले कॉपी कर लोगे? याद तो पहुंच गए. मैंने ये लिखा, टू कैलकुलेट द लुमिनोसिटी वी नीड टू नो द टेम्परेचर ऑफ द स्टार. ओ माय गॉड. Wavelengths of the light emitted from star can be used to find the temperature. Okay, that's good. Some wavelengths are given off with more intensity than others. We can see that over here. सही है. इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्स. क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा मैक्स. ठीक है, अच्छा. फिर इसके बाद हमारे पास एक और भी चीज थी. एट हायर टेम्परेचर द कर्व हैज मोर प्रोनाउंस पीक, ऑल्सो वेवलेंथ ऑल्सो गेट शॉर्टर. वो वाली बात मैं पहले ही कर चुका था, इसको जरूरत नहीं है. अब जरा इधर देखो. सो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लैम्डा मैक्स इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट ओवर हेयर. ये कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं वाइन्स कांस्टेंट. ठीक है, ये लिख लो, क्या पता गिवन हो या नहीं हो, लिख लो. इससे बहुत पावरफुल टूल है कि अगर आपको लैम्डा मैक्स पता होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पता होगी, आप डायरेक्टली टेम्परेचर निकाल सकते हो. सही है, कॉपी दिस. और अगर आपने टेम्परेचर निकाल लिया तो फिर वो जो आपके पास दूसरा वाला था, कौन सा वाला फॉर्मूला था, जब भी हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, उससे लुमिनोसिटी तक भी जा सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर आ चुका होगा आपके पास. सही है, ये कॉपी कर लो, इसको कर लिया. अब जरा सुनो, हमारे पास अभी तक कौन कौन से फॉर्मूला बन गए. एक हमारे पास, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, L इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4, और एक हमारे पास बना है लैम्डा मैक्स T is equal to 2.898 into 10 raised to power minus 3. यहां तक तो पहुंच गए हम लोग. सही है. So two formulas right now, very important. अब जरा मेरे पास एक सवाल आया है, इसको आप लोग ट्राई करोगे? मैं भी रीड करता हूं. Looking at the spectrum of light from क्या बोलूं, Betelgeuse in the constellation of Orion, its peak wavelength is this.
What is the surface temperature of a beetle case, whatever that is? Find it out. 3100 कितना? 3100 Kelvin आ रहा है, सबका यही आ रहा है. So you can see that this is so awesome, right? यहां तक भी हो गया. अच्छा, अब since आपके पेपर के अंदर परफेक्ट डेफिनेशन लिखने को बोलेगा, ये सारे एज इट इज कॉपी कर लो, रट्टा लगा लो, मुझे नहीं पता, जो भी करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आ रही है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस टू द मून इटसेल्फ अगर मीटर्स में देखा जाए, इतने जीरोज हैं कि बेटे जीरो लिखते लिखते आप खुद जीरो हो जाओगे. उसके बाद जरा डिस्टेंस टू द सन देखो, सारे मीटर्स में, मैं चाहता मैं किलोमीटर्स में भी कर सकता था, या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर लेता, पॉसिबल था. लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इतने बड़े डिस्टेंसेस हैं कि इवन स्टैंडर्ड फॉर्म लुक्स हिडियस. नहीं सर, उसमें करते थे हम लोग टेट्रा, वो क्या है, टेरा, उससे भी फिर भी अच्छा नहीं लगता ना. उसके बाद भाई फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वालों को सुकून कहां मिलेगा. उन्होंने फिर नए किस्म के डिस्टेंसेस नाम दे दिए, लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब यह है डिस्टेंस लाइट कैन ट्रेवल इन अ ईयर विच इज अबाउट 10⁻16 मीटर्स. मैंने एक एस्टिमेट निकाला, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत आसान है. आपके पास क्या है, लाइट ईयर अगर निकालना है, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, सही है. एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल आएगा. सही है. मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू रखी है 10⁻16, एक फैक्टर रखा हुआ है. सही है. आप अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, आपको कोई रोकने की जरूरत नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, कर भी सकते हो, बहुत आसान है. 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 365 × 24 × 3600. सही है ना. ये वाला सिर्फ एक एस्टिमेट है, मैं एक फैक्टर दे रहा हूं, इज अबाउट दिस. सही है. उसके बाद एक तो ये लाइट ईयर हो गया. लाइट ईयर भी बहुत है, हम तो एक लाइट ईयर भी ट्रैवल नहीं कर सकते भाई, एक लाइट ईयर भी हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बड़ी बात है. अच्छा, दूसरी बात है, एक और भी यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU इसको बोला जाता है. अब ये AU क्या है, बेसिकली मैं समझाने के लिए कह रहा हूं. ये मेरे पास जो है, इधर देखो, ये सन है, मैं हूं अर्थ, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है. हम लोग जो होते हैं कभी कभार AUs भी यूज करते हैं टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस, मतलब इसके मल्टीपल्स AUs के. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो दिस इज समथिंग आल्सो दैट यू कैन यूज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सही है. which is equal to 1 astronomical unit is actually the radius of the earth, the orbit of the earth from the sun, yani distance of the earth from the sun, which is actually 1.5 × 10⁻11 meters. सही है. So 1 astronomical unit, यानी अगर 2 होगा तो इसका डबल हो जाएगा, 3 होगा तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, and so on. हाँ? नहीं, ये मैं अपने तौर पे करा रहा हूँ just for the sake of completion. Although astronomical unit आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. वो हाँ, वही बात है. बेसिकली अगर रेडियस ले रहे हैं तो वही ले रहे होंगे ना. सही है. सरफेस टू सरफेस नहीं बोला है मैंने, सेंटर टू सेंटर है. सही है. अब ये मैं इसलिए करा रहा हूं बिकॉज आपकी जो ऑफिशियल किताबें हैं वो मुझे लैक लस्टर लगी हैं, तो कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी करा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और आपके फायदे में ही रहेगा, कुछ नुकसान नहीं है इसका. सही है. यहां तक भी पहुंच गए. उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस. सबसे जो फर्स्ट टेक्निक आई थी वो था ट्रिग्नोमेट्रिक पैरालैक्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला बड़ा अच्छा है वैसे. यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस रिलेटिवली टू क्लोज स्टार, यानी हमारे पास जो क्लोजर स्टार्स हैं उनके लिए बेस्ट काम करता है ये. अब इसका कहने का मतलब ये है, पैरालैक्स आपको पता है क्या होता है. पैरालैक्स आपको यू नो इट वेरी वेल. मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये एक सितारा है. सही है. ये एक सितारा है, इसको मैंने उठाकर इधर रख दिया, ये सितारा है. बैकग्राउंड में आप लोग भी सितारे हो.
सही है। अब ये क्या होता है, अर्थ की एक ये पोजीशन है, 6 महीने के बाद सन से पूरा घूमकर अर्थ इस तरफ आ जाएगी। एग्री? ऐसे ही होता है। अब आइडिया ये है, रिलेटिव टू माय पोजीशन, बैकग्राउंड के अभी जो मेरा जो है, बेटा आपका नाम क्या है? बिल्किस। अभी अगर मैं इस लाइन से देख रहा हूं, इस पोजीशन से देख रहा हूं, तो ये वाला सितारा बिल्किस के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि स्टार की मूवमेंट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर मैं इस तरफ आ जाता हूं, यानी 6 महीने के बाद दूसरी साइड पर आ गया अर्थ के, आई मीन उसके सन की दूसरी साइड पर आ गया। मैंने दोबारा लिया, मैंने कैलकुलेट किया, इस बार मेरे सामने मिर्जा जो है ना उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट I can actually measure this distance, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलैक्स, यानी बैकग्राउंड जो है रिलेटिवली मूव कर रहा है, सही है। जरा इधर देखो कैसे होता है। As Earth moves around the sun, a relatively close star will appear to move across the background of more distant stars, यानी इस तरीके से ये देख सकते हो। ये अर्थ 1 अर्थ 2 ये कोई फ्लैश वाली मूवी का नहीं है, ये बेसिकली पोजीशंस हैं अर्थ की। 6 महीने के बाद हमें पता है कि अर्थ यहां पे आती है, क्योंकि 12 महीने के अंदर 1 साल होता है ना। अग्रीड। मैंने पहले इधर से मेजर किया तो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, बाद में इधर से मेजर किया टेलीस्कोप से देखा तो इधर कर रहा है, सही है। ये जो मेरे पास एंगल आता है, ये बहुत छोटा सा एंगल आता है, बट ये होता बहुत काम का है। इसको हम लोग 2 थीटा मार्क किया हुआ है। अब मैं एक और काम कर सकता हूं, इसी डायग्राम के अंदर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डी है, सही है, ये भी मैंने कर लिया, यहां तक पहुंच गया। अब जरा इधर देखो, लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो वाली बात वापस से रिपीट हो रही है। टारगेट स्टार ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन 6 months apart. Measure angle between the star and the earth. R is already known. R is already known. 1 astronomical unit भी कह सकते हैं उसको, हमें पता है वही है, सही है। Simple trigonometry can be used to measure distance to star. जरा इधर देख लो, ये वाला अगर मुझे ये थीटा पता हो, मैं एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूं स्टार तक का, सही है। अब जरा सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इज इक्वल टू R over D होता है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये थीटा इतना छोटा होगा कि tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ऑलमोस्ट रिलेटिवली। तो इसका मतलब है कि मैं फाइनली डिस्टेंस इज इक्वल टू R over थीटा करके भी निकाल सकता हूं मैं। ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? आप चाहो तो इसको कॉपी करना चाहो तो कहां से करोगे, पहले यहां से ये वाला कर लो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शनल नॉलेज आती है जिसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। हमारे पास फिर आता है स्टैंडर्ड कैंडल्स, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है, ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार इज लिंक्ड टू इट्स साइज एंड टेम्परेचर। ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आया था, ये हमने करके बैठे थे। Luminosity of the star is its overall power over its entire surface, ठीक है। How bright a star appears depends on the distance of a star. इसका कहने का मतलब है कि अगर करीब होगा तो उसकी रोशनी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर दूर होगा तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अग्रीड, ऐसे ही होता है। If we know the power output of the star and how bright it appears, this can give away its distance as well. यानी अगर मुझे उसकी लुमिनोसिटी पता है और हाउ ब्राइट इट अपीयर्स, अगर मुझे ये पता हो तो इट कैन ऑल्सो गिव अवे इट्स डिस्टेंस। जरा इधर देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनट इधर देखो, हमारे पास याद करो इंटेंसिटी फ्रॉम योर AS लेवल कोर्स वाज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना स्पेस फिजिक्स की दुनिया में रेडिएशन फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं, सही है। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है, या बस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। पावर पर यूनिट एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल पावर ऑफ द स्टार को क्या बोलते हैं? लुमिनोसिटी।
लुमिनोसिटी भी हो गया और 4 पाई ओवर डी स्क्वायर। ये जो हमारे पास है इसमें भी आप चेक कर सकते हो द इंटेंसिटी यानी टेक्निकली द ब्राइटनेस एक्चुअली डिक्रीजेस विद डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ इधर भी चल रहा है। वी कैन यूटिलाइज दिस। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? ये कॉपी कर लो प्लीज, इसको कॉपी कर लो। इसको हम लोग कहते हैं आई को जो बोलते हैं, इधर जो आई है इसका एक वर्ड है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। कुछ किताबों में एफ पी लिखा होता है बट आई प्रेफर इट टू कॉल इट आई। तक हमने कर लिया। ठीक है, अब जरा सुनो, लिसन। हमारे पास एक सवाल आया है, द सन हैज अ लुमिनोसिटी दिस, व्हाट इज द रेडियंट एनर्जी इंटेंसिटी या रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ये भी कह सकते हैं इसको, फ्रॉम द सन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कर सकते हो ये? आराम से कर सकते हो, ये वाला हो जाएगा। सही है, निकाल लो। ये कितनी आ रही रीडिंग? जल्दी बताओ इंटेंसिटी, जल्दी बताओ। स्क्वायर भी है माइंड यू। कितनी आ रही है इंटेंसिटी? एक बंदा बोले 1300 क्या वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है? अच्छा, सम स्टार्स इंक्लूडिंग सम वेरिएबल स्टार्स एंड सुपरनोवे जो होता है ये एक मेजर एक्सप्लोजन होती है जो आपके सुपर मैसिव स्टार्स के अंदर होती है, have specific properties which means that their luminosity can be determined quite separately from other measurements। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक और सवाल करवा के हम लोग आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, मतलब ये वेरिएबल स्टार वगैरह क्या होता है। पहले ये है, इधर देख लो, the luminosity of the Betelgeuse is this, its radiant energy intensity यानी radiant flux intensity is this, how far away is Betelgeuse। निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, स्किप करते हैं इसको। अच्छा तो देखो वेरिएबल स्टार्स, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा सुनो। हमारे पास जो वेरिएबल स्टार्स होते हैं इनका साइज पीरियोडिकली चेंज होता है, यानी इनका ब्राइटनेस भी चेंज होती है और कभी डिम होते हैं कभी ब्राइट होते हैं, कभी डिम होते हैं कभी ब्राइट होते हैं। वेरिएबल स्टार, सम स्टार्स ब्राइटनेस changes in a repeating cycle. The time period of this oscillation in brightness is constant and directly proportional to the luminosity of the star. Can you see that? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे पास ब्राइटनेस ऑफ द स्टार ओवर अ पीरियड ऑफ डेज इसने नोटिस किया है, ये चीज है। इसको, इसका जो नाम है जिस पर्टिकुलर स्टार का ये था, ये है अ टिपिकल RR वेरिएबल स्टार। These stars alternatively expand and contract causing their light to change repeatedly। बेसिकली ये अनस्टेबल स्टार होता है। सही है, ये बात भी समझ में आ गई। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड कैंडल्स में करते हैं, मतलब कैंडल्स का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड होता है जिसके कंपैरिजन में हम लोग दूसरी चीज़ों की भी लुमिनोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। सही है, अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसकी मैं चाह रहा हूँ कि एक तस्वीर ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू इट राइट नाउ। हो गया? ये छोड़ देना, ये पैरेलैक्स सेकंड्स छोड़ देना। अब इसके बाद आता है डॉपलर इफेक्ट। अब जरा सुनो, लिसन, फ्रॉम योर एएस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अब बेसिकली स्टार सिस्टम्स के अंदर या गैलेक्सीज के अंदर भी ये होता है, यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है कि ये सपोज करो, ये वाला जो मेरे पास स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है जिसमें ब्लैक लाइंस नजर आ रही है, ये कौन सा लाइन एब्जॉर्प्शन है या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है? ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। सही है,
ये लाइन एब्जॉर्प्शन एक लेबोरेटरी में एक चीज थी, उसका स्पेक्ट्रम है, सही है, यहां तक पहुंचे। और उसके बाद मेरे पास एक सितारे का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम निकाला, तो उसका भी सिमिलर शेप आ रहा है, बट यू कैन क्लियरली सी दैट कि द लाइंस हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, यानी रेड साइड पे शिफ्ट हुई हुई है। अब जरा सुनो, रेड का मतलब ये है वेवलेंथ बढ़ना, फ्रीक्वेंसी कम होना। फ्रीक्वेंसी कब कम होती है? जब चीज दूर जाती है, करीब आती है, दूर जाती है। रेड शिफ्ट का मतलब है दूर जाना, यानी इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, यानी ये वाली जो गैलेक्सी होगी ये हमारी तरफ से दूर जा रही है। हमें कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है, हम क्या करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम निकाला, एब्जॉर्प्शन लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाला, उसको लैब के अंदर कोई स्पेसिमेन होगा उसके स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करते हैं। अब दोनों में मेरे पास जो है नजर ये आ रहा है कि इसमें रेड शिफ्ट हुआ हुआ है, राइट साइड पे हुआ हुआ है। अगर राइट साइड पे अगर रेड शिफ्ट हुआ हुआ होगा तो हम कहेंगे ये इस गैलेक्सी या सितारा हमसे दूर जा रहा है, समझ गए। और अगर ब्लू शिफ्ट होगा, यानी ये लाइनें लेफ्ट साइड पे आ रही हो, तो इसका मतलब है वो करीब आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द गैलेक्सीज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर ऑल रेड शिफ्टिंग। और एक और मजे की बात यह है, रेड शिफ्टिंग और बढ़ती भी जा रही है, जितना दूर है उसमें और ज्यादा रेड शिफ्ट है, यानी इसका मतलब है कि और स्पीड में जा रही है वो पीछे। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अच्छा, the amount of redshift of a galaxy exhibit Z allows us to calculate how fast it is moving. redshift को हम लोग Z बोलते हैं। जरा इधर देखो, एक फॉर्मूला हमारे पास है, बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। redshift is equal to change in wavelength over the wavelength measured in lab on earth, या change in frequency over frequency measured in lab is equal to the velocity जो हमारे पास आएगी, या करीब आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा, over the speed of light. Is that clear? हमारे पास ये एक मेजर फॉर्मूला है रेड शिफ्ट का, सही है, समझ गए। ये रेड शिफ्ट का हमारे पास मेजर फॉर्मूला है, ये है 100% है। अब जरा इधर सवाल देखो, इन अ लैब सैंपल the hydrogen alpha spectral absorption line is at a wavelength of this, यहां तक भी पहुंच गए, nanometers. In the spectrum from the nearby star, this line is observed at the wavelength of this. अब मेरे को एक बात बताओ, ये wavelength ज्यादा आ रही है कम आ रही है? ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड शिफ्ट। अगर रेड शिफ्ट है तो क्या जा रहा होगा? दूर जा रहा होगा, समझ गए। ये बात तो क्लियर है। How fast is this star moving? तो अगर मुझे ये निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, Z is equal to change in wavelength, यानी ये हो जाएगा 656.315 minus 656.285 divided by 656.285 multiplied by this is equal to V। हमारा टारगेट है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸8। जरा इसकी स्पीड ऑफ रिसेशन निकाल दो, कितनी स्पीड में दूर जा रही है? नैनोमीटर्स था, कैंसिल हो गया, निकालो ये कितनी आ रही है? 13,700 मीटर्स पर सेकेंड, सही है, ये बात समझ में आ गई। और ये किधर जा रही होगी? अवे, क्योंकि रेड शिफ्ट है। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हबल्स लॉ। हबल्स लॉ ये कहता है, हबल्स लॉ टेल्स अस दैट द स्पीड ऑफ रिसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ। यानी इसका मतलब है जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ज्यादा मेरे पास स्पीड होगी। और H नॉट इज द कांस्टेंट, जिसको हम लोग हबल्स कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, ये हबल्स जो कांस्टेंट है ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू पहले कुछ और हुआ करती थी, अब कुछ और हुआ कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हमारे पास ये वैल्यू डिफरेंट होती जा रही है।
अब जरा एक चीज नोटिस करो कि मेरे पास ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किसका, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्टेंस का, यानी स्पीड ऑफ रिसेशन इसको कहते हैं अगेंस्ट डिस्टेंस। आप एक चीज नोटिस करो कि इसमें अनसर्टनिटी कितनी ज्यादा है, सही है। ये एक मिडिल में से एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई गई है, ठीक है, डेटा फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सी से। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट गिव्स यू द हबल्स कांस्टेंट। आज की तारीख में क्या हबल्स की क्या है? अभी जो है वैल्यू अभी देखते हैं। अच्छा इधर देखो, जो आपकी डेटा बुकलेट में गिवन होगी वो अभी की है, सही है। हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? सबसे बड़ा सवाल है कितनी पुरानी है यूनिवर्स। हमें पता है, लेट्स अज्यूम दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d नॉट एंड टाइम इज इक्वल टू t नॉट, मैंने नाम दे दिया। बट एक चीज नोटिस करो, बट हबल्स कांस्टेंट इज इक्वल टू v नॉट ओवर d नॉट होता है, होता है। यानी अगर हम लोग एक काम करें, इसके अंदर मैं पहले t नॉट को सब्जेक्ट बना दूं, d ओवर v कर दूं, सही है, और मैं एक चीज नोटिस करूं कि इसका अगर इन्वर्स ले लूं तो ये हबल्स कांस्टेंट के बराबर है। अगर ये हबल्स कांस्टेंट के बराबर है, यानी टाइम ऑफ द यूनिवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड एज निकाल सकते हैं यूजिंग 1 ओवर द हबल्स कांस्टेंट इन SI यूनिट्स। क्या बनी एज? तकरीबन 13.5 बिलियन ईयर्स, सही है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब ये लास्ट इसकी जो तस्वीर है ये ले लो, सिलेबस कंप्लीट है। ले ली तस्वीर? अच्छा एक मिनट, क्लोजिंग पॉइंट्स पे मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी चीज ये है, अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमने नोटिस किया है वो ये है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे पास यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट, ठीक है। नाउ नो वन नोस फॉर श्योर, हमारे पास एक वर्ड है क्रिटिकल डेंसिटी, उसके बेसिस पर हमें ये एक आइडिया है, मे बी अगर इसकी पूरी दुनिया की डेंसिटी हमें पता चल जाए तो, अगर कहने का मतलब ये, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ये हमेशा के लिए एक्सपेंड होती जाएगी, या फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरऑल विल बिकम द डोमिनेटिंग फोर्स इन द फ्यूचर एंड देन इट वुड लीड टू अ बिग क्रंच, यानी सारी की सारी चीजें वापस करीब आ जाएंगी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मेस्मराइजिंग चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास है डार्क मैटर। देखो, अकॉर्डिंग टू द साइंस वी नो दैट कि अगर मेरे पास एक प्लैनेट सितारे से दूर है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल टाइम पीरियड कम होता है, क्योंकि हमारे पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है। अग्रीड, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड ज्यादा होता है, सॉरी, सही है, ये होता है। लेकिन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे हमारे पास मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसी बॉडीज मूव कर रही हैं जिनका डिस्टेंस भी ज्यादा है लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं है। अब मसला यह है कि दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द मास दैट वी सी। जो मास हमें नजर आ रहा है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मास बैठ ही नहीं रहा उसमें, इक्वेशन के अंदर ये मास कम आ रहा है हमारे पास। असल में मसला यह है, हमारे पास कुछ साइंटिफिक सिमुलेशंस के बाद पता चला है कि देयर इज अ थिंग नोन एज डार्क मैटर। एज ऑफ नाउ देयर इज नो मीन्स टू इंटरैक्ट विद दिस काइंड ऑफ मैटर, इसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। एंड डार्क मैटर मेक्स द मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स विच वी कैन नॉट इंटरैक्ट विद। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग देख रहे हैं द यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। What is fueling this thing? हमारे पास जो एनर्जी कैलकुलेशंस आ रही हैं, वो एनर्जी तो सजेस्ट नहीं करती है कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि देयर इज सम काइंड ऑफ हिडन एनर्जी इटसेल्फ नोन एज डार्क एनर्जी। ये दो चीजें, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, जिसको अभी तक फिलहाल वी हैव नो मीन्स टू इंटरैक्ट विद दीज काइंड्स ऑफ एनर्जीज एंड मैटर। वंस वी डू दैट,
we will have the answer to the fate of the universe. But for the time being, no one knows what the fate of the universe really is. Dismiss, syllabus complete. Allah Hafiz.